नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और इस समय की जो बड़ी खबर है सबसे पहले उस पर बातचीत करेंगे। दरअसल एथेनॉल को लेकर बड़ा फैसला आया है। चीनी महंगी ना हो इसके लिए सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाने का डिसीजन लिया है। आखिरकार क्या है पूरा फैसला, इसके पीछे क्या है वजह, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट इसके मायने समझना चाहेंगे। अब सीधे सीधे ये डिसीजन लिया है सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। खबर हालांकि पहले से मार्केट में घूम रही थी, लेकिन अब फाइनल एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ चुका है। पहली चीज तो ये अनुमान, जो सरकार के आंकड़ों की बात करें वो मान के चल रहे हैं 8% शुगर का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले कम है। लेकिन अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है और जो वॉइसेस है मार्केट में वो ये है कि शायद 8 नहीं 15 से 20% तक की कमी भी हो सकती है। तो पहले तो एक्चुअल सिचुएशन फिलहाल कैसी नजर आ रही है प्रोडक्शन के मामले में? जो की शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स है वहां से किस तरीके के नंबर्स प्रोडक्शन के इस बार रह सकते हैं? नमस्कार दीपाली जी। ये जो प्रोडक्शंस के एस्टिमेट्स आ रहे थे 280-290 लाख टन के, और 285 लाख टन का अपना कंजप्शन है और 57 लाख टन की अपनी ओपनिंग स्टॉक है शुगर की। ये इसमें शुरुआत में ही लोअर प्रोडक्शन के नंबर आने से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने प्रिकॉसिव स्टेप्स ले लिए हैं, क्योंकि जब इथेनॉल और शुगर दोनों का प्रोडक्शन चालू हो, उसमें इथेनॉल ज्यादा बन गई तो इथेनॉल से तो शुगर बन नहीं सकती है। दूसरी एक दिक्कत ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट काफी ऊपर, वहां से इंपोर्ट हम नहीं कर सकते हैं शुगर को। तो वो शुगर अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसकी 55 रुपीज 65 रुपीज की पड़कर आई थी, जो काफी वोलाटाइल मार्केट है इंटरनेशनल। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए कि जिससे हमने कोई इंपोर्ट करना न पड़े शुगर को, और डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए चीनी उपलब्ध हो प्रॉपर तरीके से। तो ये पैनिक हो जाए उसके पहले प्रिकॉशन स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो स्टेप्स की वजह से ये उन्होंने इथेनॉल का जो सिरप या इथेनॉल के जूस से इमीडिएट इफेक्ट से ये बंद किया है। और जितनी प्रोडक्शन अब तक हो चुकी है, अच्छा, और उसको जो टेंडर दिया गया है वो पिकअप कर लेंगे, वो सप्लाई हो जाएगी। तो ताकि कोई आपने बनाया उसको क्या करना, ये दिक्कत भी आ रही थी जो 24 आवर्स जो डिस्कस। तो प्रफुल्ल जी दो चीजें और क्विकली आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो ये कि 2023-24 के लिए कितना डाइवर्जन एक्सपेक्टेड था जो अब रुकेगा चीनी का इस डिसीजन के बाद, पहली चीज। दूसरा ये, अब एक्सपोर्ट को लेकर तो दूर दूर तक भूल जाए कि फिलहाल एक्सपोर्ट करने को लेकर कोई डिसीजन लिया जाएगा? हाँ, देखिए दो बातें। एक तो जो डाइवर्जन की जो एस्टिमेट आ रही थी 3.5 से 4 मिलियन टन की, जो अब 1.5 पे कर्टल हो जाएगी। ओके, उससे ज्यादा तो होनी नहीं है। और दूसरी बात जो आपने पूछी है एक्सपोर्ट की, तो ये शुगर इंडस्ट्री के लिए 3 बच्चे थे। एक एक्सपोर्ट था, एक इथेनॉल था, और ये एक शुगर। तो एक्सपोर्ट को भी तो पहले ही घर से निकाल चुके थे, अब ये इथेनॉल को भी घर से बाहर कर दिया। अब सिर्फ शक्कर ही रहेगा। और एक्सपोर्ट की तो अभी भूल ही जाइए, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यही रहती है, पहले शुगर, सेकंड इथेनॉल एंड थर्ड एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की प्रायोरिटी सबसे लास्ट रहती है, तो एक्सपोर्ट इज रूल्ड आउट टोटली। ओके जी, चलिए शुक्रिया प्रफुल्ल जी क्विकली अपने कमेंट्स देने के लिए इस खबर पर। थैंक यू सो मच। तो एक बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है ताकि अवेलेबिलिटी शुगर की कम ना रहे। ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले शुगर प्रोडक्शन 8% तक कम रहने की पॉसिबिलिटी तो गवर्नमेंट फिगर्स के थ्रू सामने है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद इससे ज़्यादा प्रोडक्शन की कमी रहेगी, स्पेशली कर्नाटका महाराष्ट्र रीजन से। लेकिन चलिए ये तो बात हुई शुगर की और इस बड़े डिसीजन की। अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटीज़ की, और स्पेशली फोकस करेंगे जीरे पर, जहां पर एनसीटीएक्स पर जीरे का रंग फीका पड़ता जा रहा है। आज जीरे के भाव 8 महीने के लोअर लेवल्स पर लुढ़क गए हैं। इंट्राडे में 6% तक भाव लुढ़क चुके हैं। ऐसे में क्या है कारण? आने वाले दिनों में तेजी आने के आसार है क्या, या फिर यहाँ से भाव और नीचे जा सकते हैं? इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मोतियासल कमोडिटीज़ के सीनियर वीपी कमोडिटीज एंड करेंसी रिसर्च नवनीत दमानी, गंगानगर कमोडिटी के वीपी रिसर्च अमित खरे हैं, साथ ही दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर दिनेश भट्टर हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। दिनेश जी सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, ऑलरेडी जीरे के प्राइसेस 8 महीने के लोअर लेवल्स पर आ चुके हैं।
एक्सपेक्टेशंस या एंटिसिपेट तो ये किया जा रहा था कि वो लेवल्स आ चुके हैं जहां पर ट्रेडर्स की तरफ से या होल्डर्स की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि लेवल्स आकर्षक हो चले हैं। लेकिन 6% का लोअर सर्किट, इस तरीके के जो डाउनफॉल देखने को मिल रही है, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल अभी पिछले 4-5 दिन में जीरे का भाव समझो इस वीक के अंदर अभी तक 4 दिन में 7,500 की मंदी आई। अभी फिलहाल राजस्थान और गुजरात की बुआई के आंकड़े कंटिन्यू आ रहे हैं, बढ़ के आ रहे हैं। तो एक तरह का माहौल बीजेपी को लेकर, एक तरह का माहौल बहुत माहौल के कारण इसका घबराहट पैदा हो गई। दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट के व्यापार गलत भाव में फॉरवर्ड भी नीचे होने लगे, एक्सपोर्ट भी नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट अभी पाकिस्तान बांग्लादेश भी हो रहा है, चाइना ने भी कुछ माल लिया था, पर वो क्वांटिटी में नहीं ले जा रहे, स्लो धीमी गति से। वो जितनी जरूरत है वो भी एक्सपोर्ट वाले जितनी जरूरत है उतने ले। डोमेस्टिक में भी सेंटरों में माल नहीं है, फिर भी वो अपने जरूरत के हिसाब ले रहा है कंटिन्यू। अभी जीरे में 200-250 रुपए किलो की मंदी कंटिन्यू आई है। तो डोमेस्टिक सेंटरों में जिनके भी घर में माल गया उनको भी नुकसान हुआ है, तो वो भी अपने जरूरत के हिसाब से हैंड टू माउथ ही व्यापार में लगे हैं। और इतना बड़ा डोमेस्टिक के अंदर सेंटरों में इतना बड़ा माल नहीं है, एक्सपोर्ट में भी इंडिया के अलावा कोई सप्लाई नहीं है, फिर भी डिमांड है वो स्लो है। पर जो अभी नया आने में देरी है, मार्च के अंदर बने आएगा माल, ज्यादा माल मार्च में चालू होगा। अभी तक जो अभी बाजार जो बाजार घट रहा है, ओनली सट्टे में इक्वली थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट सब ऊपर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। डिमांड भी अच्छी है, फिजिकल मार्केट हैंड टू माउथ गिरे की है, उसके सामने हैंड टू माउथ में भी डिमांड में माल की सप्लाई बराबर नहीं है। आज पिछले 2-3 दिनों में एनसीडीएस के डिमेट माल के व्यापार 2 रुपए ऊपर हो रहे हैं जनवरी से। माल भी ये डिमेट का रिमेट भी होगा, अगले वीक में देखने को मिलेगा 300-400 टन डिमेट भी होगा। एक्सपायरी का इतना बड़ा झोल नहीं है, बाजार टूटने से ये माल पहले भी निकल जाएगा। तो फिजिकल मार्केट में कितने प्रीमियम पर हैं प्राइसेस फिलहाल दिनेश जी, अगर हम कंपेयर करें तो? अपन कच्चा माल अगर किसान का माल लेके कंपेयर करें, फिजिकल वो मशीन 3 माल 40-50 रुपए किलो ऊपर बनता है। एनसीडीएक्स का जो डिमेट का माल है वो 2 रुपए प्रीमियम में बिक रहा है, 1 से 2 रुपए प्रीमियम में डोमेस्टिक वाले ले जा रहे हैं। ओके अच्छा, एक चीज और, फिर जैसे आपने कहा कि सोइंग बढ़ती हुई दिखाई दी है, गुजरात जैसे रीजन में हमने देखा है कि सब्सटेंशियल ग्रोथ रही है, 100% से ज्यादा की सोइंग इंप्रूव होते हुए दिखाई दी है। तो एक चीज और, ऑलरेडी हम प्राइसेस इतना नीचे देख चुके हैं, 36,000 पर ऑलरेडी 35,000 तक के लोज हमने टच होते हुए देखे हैं। इन स्तरों से भी नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी दिख रही है फिलहाल? अभी मुझे मैम ऐसा लग रहा है ये कल जो बाजार पैनिक होगा जो उसमें माल लेना चाहिए, क्योंकि इसका एक ऐसा लेवल आ गया जो सीजन के भाव पे भी ये 300-350 रुपए जो भाव थे वो पिछली साल सीजन पे भी थे। और रही बात है अभी बिजली जो ज्यादा हो रही है, पिछले साल 8 लाख हेक्टर के आसपास हुई थी टोटल, और इस बार 12 लाख हेक्टर के 8 गुना बिजली मानते हैं। फिर भी अभी इसमें क्या है, सबसे बड़ा रोल रहेगा मौसम का। वो मौसम का रोल जनवरी से मार्च के बीच में रहे। पिछले साल भी मार्च के अंदर हम लोग फसल समझ रहे थे 70 लाख बोरी आएगी, पर मार्च के अंदर जो बरसात हुई उससे नुकसान हुआ है, तो उसमें फसल डैमेज हुई है। 15 से 20 लाख बोरी उल्टा कम है, 50 लाख से ज्यादा फसल बनी नहीं, इसलिए इसके भाव 300 के 600 हो गए। तो ये सेंसिटिव क्रॉप है, अभी से इतना मान कर नहीं बैठ सकते जितनी बीजे हुई उतना माल आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा, कोई 1.25 करोड़ बोल रहा है, कोई 90 लाख बोल रहा है। तो उससे अभी बोलने से नहीं होता है। जीरा तो आएगा जब ही पता चलेगा कितना है, बोरी में आएगा जब पता चलेगा कि वास्तव में कितना आया। क्योंकि इस बार बार गुजरात के अखबारों में एल नीनो का असर बता रहे हैं कि जनवरी से लेके मार्च के बीच में सर्दी का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये फसल को एक तो पीजी इस बार 15 दिन लेट चल रही है, उसके बाद में अगर सर्दी अगर जल्दी चली गई फरवरी मार्च में, जनवरी 15 जनवरी और फरवरी में अगर सर्दी चली गई तो इसका इल्ड को लेकर कमजोरी आएगी। ये चीजें आगे की है, अभी उसको अभी मार्केट में फिलहाल मार्केट के अंदर कमजोरी है, वो अपन देख के बात रख सकते हैं अभी क्या हो रहा है। ओके चलिए, शुक्रिया दिनेश जी क्विकली बताने के लिए किस तरीके की स्थिति है। फिजिकल मार्केट में भाव ऊपर हैं, लेकिन इंडेक्स पर लेवल्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ी सट्टेबाजी भी हो रही है। चलिए, ये तो बात हुई जीरे की, क्विकली फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। नवनीत दमानी हमारे साथ बने हुए, साथ ही अमित खरे भी हैं। नवनीत, बताइए आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि गोल्ड में कुटा पटक का माहौल बना हुआ है और 2-3 दिनों में जो सेलिंग आई है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाते हुए नजर आ रही है।
मेरा मानना ये है कि पुल बैक या रिवर्सल का पॉइंट आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखने मिल सकता है। मैं ज़्यादा फोकस सिल्वर पे करूँगा, क्या वहाँ पे थोड़ा करेक्शन जो है वो स्टीप है। 74,500 के आसपास बाय करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। 73,800 का आप स्टॉप लगाइए, 75,500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहेगा क्रूड ऑयल में, जहाँ पे कंटिन्यूड बेसिस पे सेलिंग देखने मिल रहा है और जब से कल 6050 का स्तर टूटा है, हमने प्राइसेस को 5800 के आसपास तक आते हुए देखे। आज के सत्र में छोटा मोटा पुल बैक देखने मिल रहा है, जो कि प्राइस को 5900 तक भी ला सकता है। वहां पर आप सेल करिए। 596070 का आप स्टॉप लगाइए एंड 5700 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, अमित, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? जी नमस्कार दीपाली। मेरा ट्रेड सिल्वर में ले लेते हैं। सिल्वर 75,100 मार्च वाला सिल्वर थोड़ा सा नेगेटिव मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रहा है। 75,100 के आसपास अगर आज की सेशन सिल्वर मिलती है तो 75,800 रुपए के स्टॉप के साथ इसमें एक बिगवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है इंट्राडे के सेशन में 74,000 से 74,200 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड जो है वो क्रूड ऑयल का ही है। क्रूड ऑयल में हमें नेगेटिव ट्रेंड ऑलरेडी बना हुआ है। 5900 के आसपास 6,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5700 के लिए क्रूड ऑयल में एक बिगवाली का ट्रेंड लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड हम थोड़ा एनसीडीएक्स से ले लेते हैं। एनसीडीएक्स में वार्षिक द्वारा थोड़ा सा भी मेरे को नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। 5600 के आसपास जनवरी वाला वार्षिक में बिगवाली का ट्रेड शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडर्स को करना चाहिए। 5700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर्स इसमें 5400 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया अमित और नवनीत आने के लिए शो में और अपनी टॉप ट्रेडिंग कॉस्ट शेयर करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता की अमूल के एमडी जयंत मेहता से खास बातचीत। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। एक तो हम यहाँ पर आइस लाउंज में हैं, जो कि अमूल की स्केल्ड अप वेरी प्रेफर्ड एंड प्रीमियम आइसक्रीम प्लेस है। कैसे देखते हैं आप इसे, आगे जाके इसके लिए क्या प्लान्स हैं? आइस लॉन्च में आपका स्वागत है। जैसे आप देख सकते हैं, विश्व के हर देश की सबसे बेहतरीन आइसक्रीम की फ्लेवर हमारे देश में सर्व करने का ये कोशिश है। और ये आइस लॉन्च हम चाहते हैं कि अगले एक साल में इंडिया में 100 ऐसी आइस लॉन्चेस खुले, सभी प्रीमियम मॉल्स में हम ये एक्सपीरियंस करवा सकें हमारे कस्टमर्स को। और साथ में अगले साल विश्व के 100 ऐसे पार्लर्स विश्व में खुले, जिसमें हम भारत की सबसे बेस्ट चुनिंदा फ्लेवर्स हैं उसको हम विश्व को खिला सकें। मिस्टर मेहता, आपका फेवरेट फ्लेवर क्या है? ये बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं और अमूल के सभी फ्लेवर्स सारे टेस्ट करे हैं सारी। हाँ, ये तो करने ही है। बट जो बटर पिकन है अमेरिकन फ्लेवर, डुल्सी डे लेशे है जो दूध का एक बहुत ही स्वादिष्ट फॉर्म है अर्जेंटीना का, वो मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट है। एक चीज़ जो सभी कंज्यूमर्स थोड़े से परेशान हैं शायद ओवरऑल डेयरी एज अ सेक्टर से, वो है मिल्क के बढ़ते प्राइसेस की वजह से। और पिछले 2 सालों में हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ आते हुए देखी है। अब आने वाला समय, अगला 1 साल कैसा रह सकता है? देखो, इन्फ्लेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, 4-5 साल की लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, तो अमूल के दूध के भाव या देश के दूध के भाव इन्फ्लेशन के साथ साथ ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। पिछले साल हाइक्स ज़्यादा हुई थी क्योंकि उसके पहले 2 साल हम कुछ प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर पाए थे कोविड की वजह से। पर इस साल आप देखो पूरे साल में एक भी प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को बर्डन हो, बट कभी कभी प्रोड्यूसर्स के खर्चे जब बढ़ते हैं, हमारे किसान के खर्चे बढ़ते हैं, तो उनके पास एक ही आशरा है हमारे कस्टमर्स। तो इन्फ्लेशन टू कंज्यूमर इज़ इनकम टू प्रोड्यूसर्स। आप अमूल पे 100 रुपये खर्च करते हैं तो उसका 80 से 85% पैसा किसान के घर तक पहुंचता है। तो जब ऐसी ज़रूरत होती है तो हम हमारे कस्टमर्स को विनती करते हैं, वो हमारी मानते भी हैं और ये कारवां चलते रहते हैं। एब्सोल्युटली। किस तरह की ग्रोथ आपने देखी है पर कैपिटा कंजम्पशन के लिहाज से? क्योंकि प्राइसेस सब जगह बढ़े हैं, लेकिन अगर दूध, दही, पनीर, चीज़, छाछ ये सब देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप यहाँ पर डिमांड ग्रोथ? डेयरी इंडस्ट्री के लिए पोस्ट कोविड सबसे बढ़िया फेज़ रहा। कोविड में लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमको पौष्टिक खाना खाना है और हेल्थ का ध्यान रखना है। तो लूज़ और जो अनब्रांडेड आइटम्स से कंज्यूमर शिफ्ट किए पैकेज और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ, और वो भी ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ। तो देश का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड अमूल है। तो हमारा जो आधा से ज़्यादा धंधा होता है पाउच मिल्क से होता है, और उसमें हम काफ़ी सारा ग्रोथ देख रहे हैं। पहले अगर 1% लोग शिफ्ट करते थे हर साल में, अभी हम देखते हैं 4 से 5% लोग। तो इंडिया में अगर 60 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है रोज़ का, अमूल रोज़ का 3 करोड़ लीटर दूध हैंडल करता है। और अगर 5 करोड़ लोग इस 60 करोड़ लीटर में से 5% लोग अगर शिफ्ट करें तो 3 करोड़ लीटर दूध होता है। तो हमारा तो ये मानना है कि इस देश में हर साल आप एक नया अमूल जोड़ सकते हैं। तो हम वही विजन से और माइंडसेट से काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाएं, कस्टमर्स को
दूध अवेलेबल कराया इन मल्टीपल फॉर्म्स एट मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स, किसानों को विश्वास दिलाया कि ये मार्केट हमारे लिए तैयार है और उस हिसाब से जो ग्रोथ पेस है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें। मिस्टर मेहता, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अमूल ने लॉन्च किए हैं, चाहे वो आइसक्रीम्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक्स हैं जहाँ पे आपने चावल, चीनी और काफ़ी कुछ किया है। अब आगे क्या कैटेगरी यहाँ पर नज़र आती है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो मार्केट के ग्रोथ के हिसाब से हमको करना पड़ता है। कुछ नई कैटेगरीज़ हैं जो उभरते हुए मार्केट के अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किए। तो जैसे आइसक्रीम में हम लोग पिछले 25 साल से आइसक्रीम बेच रहे हैं, देश की सबसे बड़ी ब्रांड है और उसमें कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, नए प्लांट्स आ रहे हैं, एक्सिस्टिंग प्लांट्स में एक्सपांशन हो रहा है और डबलिंग अप द कैपेसिटी हो जाएगी अगले साल तक। साथ साथ में मिठाई की एक कैटेगरी है जो अनब्रांडेड और लूज़ की बात थी, वो खोआ में और मिठाई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिठाई में भी हम काफ़ी एक्सपांशन ला रहे हैं। ऑर्गेनिक्स पे भी हमने काम इसीलिए किया क्योंकि कस्टमर को एक जागृति आ रही है कि हमको केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बिना का खाना खाना चाहिए, तो और उन्हें चाहिए एक विश्वसनीय ब्रांड। तो अमूल ये काम कर रहा है, किसानों को समझा रहा है कि हमारे लिए मार्केट है, कंज्यूमर्स को बता रहा है कि हमारे पास किसान के पास प्रोडक्ट है और हम उसको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करके आपको देंगे और वाजिब दाम पे देंगे और ऑर्गेनिक मार्केट को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश है हमारी, तो उसके ज़रिए हम काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ब्रांड है, कस्टमर्स का विश्वास है और किसानों के साथ तो अमूल काम कर ही रहा है। तो ये कैटेगरीज में हम काम कर रहे हैं। प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं ताकि हमारे वेजिटेरियन कस्टमर्स की खास करके जो प्रोटीन की शॉर्टेज है डेली कंजम्पशन में, वो हमको दूर कर पाए स्वादिष्ट तरीके से। और प्रोबायोटिक्स ऐसी चीज़ है जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। तो हम रोज़ का 30 लाख लीटर छाछ बेचते हैं। 30 रुपये लीटर छाछ में प्रोबायोटिक गुणवत्ता वाली छाछ हम कस्टमर को बिना 1 रुपये एक्स्ट्रा दिए दे रहे हैं। तो देश आगे बढ़े, देश के कस्टमर सेहतमंद रहे और स्वादिष्ट खाना लोगों को मिलता रहे, उस देश में काम कर रहे हैं। एक फाइनल सवाल, जहाँ तक कोऑपरेटिव्स की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन आने के बाद हमने देखा है कि काफ़ी इजाफा इस फील्ड में भी हुआ है। अमूल अब इसमें कैसे भागीदारी निभा रहा है? सहकार से समृद्धि का जो मॉडल था और जो विजन है नई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का, उसको साकार करने के लिए अमूल और अमूल जैसी संस्थाएं काफ़ी काम कर रही हैं। देश में आज 2 लाख दूध मंडियाँ हैं और 7 लाख गाँव हैं। तो अगले 5 से 10 साल में बाकी जो 5 लाख गांव हैं उसमें 2 लाख गांव में दूध मंडियाँ बनाने का मिशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध कोऑपरेटिव सेक्टर में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेंगी सहकार से और उनके बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो ये एक जो अमूल मॉडल रेप्लिकेशन है बड़े स्पीड में अगले कई सालों में होगा और जो पिछले 50 साल में हुआ वो अगले 5 साल में होगा। तो आप स्पीड और वो समझ सकते हैं। साथ में 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का गठन हुआ जिसमें अमूल, एनसीडीसी, इफ्को, क्रिप्को, नाफेड, एनडीडीबी जैसी कोऑपरेटिव्स को इसको प्रमोट और इंक्यूबेट करने का मौका मिला। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑन एक्सपोर्ट्स हैं जो देश की हर कोऑपरेटिव के हर प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर या अदरवाइज कोई ग्लोबल मार्केट एक्सेस देने का काम करेगी। और मुझे बताते खुशी हुई है कि पिछले महीने ही जब ऑनरेबल सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका लॉन्च किया, तब से लेकर आज तक $2 बिलियन के ऑर्डर्स इनके पास आ चुके हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिखा रही है कि काम करना है तो सरकार की भावना से होगा तो बहुत बड़े स्केल पे होगा, ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगा और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो मुनाफा भी होगा इस संस्था को वो किसान तक वापस जाएगा। सो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑफ ऑर्गेनिक्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है, बीज की मल्टी स्टेट ने भी काम करना शुरू कर दिया है और हमने ये मॉडल को प्रोडक्ट्स के साथ मॉडल को भी विश्व भर में ले जाने की कोशिश की है और श्रीलंका में भी एक जॉइंट वेंचर अमूल और एनडीडीबी ने किया है और हम श्रीलंका को भी इस मॉडल के इम्प्लीमेंट करके आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो जो सहकारिता और उसके रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अमूल का और ये इंडिया का मॉडल पूरे विश्व में आगे जाके जाएगा और उसका फ़ायदा सबको। एब्सोल्युटली मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया समय निकालने। थैंक यू सो मच।